चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली लैपटॉप कंपैरिजन नहीं है। ये है एक असली एआई परफॉर्मेंस की जंग। एक कोने में है एनवीडिया का दम और दूसरे में एप्पल का नया M4 चिप। तो सवाल सीधा सा है, जब बात असली कोड चलाने की आती है तो बाजी कौन मारता है? और पता है, यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। ये सिर्फ हार्डवेयर की लड़ाई नहीं है, ये तो एआई को लेकर दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ है कच्ची ताकत पर भरोसा और दूसरी तरफ है स्मार्ट और एफिशिएंट होने पर जोर। देखिए, सालों तक एआई की दुनिया में एक ही नियम चलता था। अगर कोई एआई पर सीरियसली काम कर रहा है तो उसके पास एनवीडिया के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन अब M4 मैकबुक एयर इस पूरी सोच को चैलेंज कर रहा है। अपने दमदार न्यूरल इंजन के साथ ये ऑन डिवाइस एआई के बड़े बड़े दावे कर रहा है। तो इन दोनों मशीनों के पीछे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एनवीडिया का फॉर्मूला सिंपल है, डेडिकेटेड हार्डवेयर और बेहिसाब रॉ पावर, और इसी के दम पर वो सालों से इंडस्ट्री लीडर बना हुआ है। दूसरी तरफ एप्पल का रास्ता बिल्कुल अलग है। वहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये कूडा और टेंसर कोर हैं क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये एनवीडिया की ताकत का इंजन है। इनको बनाया ही इसलिए गया है कि ये एआई जैसे मुश्किल से मुश्किल काम को एक साथ बहुत तेजी से निपटा सकें। और सच कहूं तो इसी वजह से एनवीडिया का एआई की दुनिया में इतने सालों से दबदबा रहा है। और इस पूरी पावर को सपोर्ट करने के लिए है वीरैम, मतलब वीडियो रैम। सोचिए, ये एक सुपर फास्ट मेमोरी है जो सिर्फ और सिर्फ जीपीयू के लिए रिजर्व्ड है। बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। इसका साइज फिक्स्ड होता है जिसे आप बदल नहीं सकते। और ये छोटी सी बात, जैसा कि हम आगे देखेंगे, गेम चेंजर साबित होगी। अच्छा, अब आते हैं एप्पल की तरफ। M4 चिप के अंदर है एप्पल का अपना न्यूरल इंजन। ये एक खास तरह का प्रोसेसर है जिसे बनाया ही एआई और मशीन लर्निंग के काम के लिए गया है। और इसका मेन फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं, बल्कि पावर बचाने पर भी है, मतलब एफिशिएंसी। और एप्पल का दूसरा तुरुप का इक्का है यूनिफाइड मेमोरी। अब यहां वीरैम जैसा कोई अलग अलग सिस्टम नहीं है, बल्कि सीपीयू, जीपीयू और न्यूरल इंजन सब के सब एक ही मेमोरी पूल को इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आपको बड़े बड़े एआई मॉडल्स चलाने होते हैं तो इस सिस्टम को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, थ्योरी और स्पेसिफिकेशंस तो बहुत हो गए। असली मजा तो तब है जब कोड चलाया जाए, है ना? तो चलिए अब इन दोनों मशीनों को असली दुनिया के टेस्ट में डालते हैं। देखते हैं कि लोकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल चलाने पर कौन क्या कमाल दिखाता है। यहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो सबसे पहले एक छोटे 7 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमें उम्मीद थी, RTX 4050 अपनी रॉ पावर के दम पर M4 से साफ साफ आगे निकल जाता है। वो तेज है, M4 थोड़ा धीमा है, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, काम बढ़िया हो जाता है। तो अब तक तो सब ठीक लग रहा है ना? RTX 4050 अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा जब हम लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। जैसे ही हम 13 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल लोड करते हैं, RTX 4050 जवाब दे जाता है। वो मॉडल चला ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ M4, हाँ, वो धीमा जरूर है, पर वो टिका रहता है, वो काम करता रहता है, वो फंक्शनल है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? एक ज्यादा पावरफुल कार्ड फेल कैसे हो गया? याद है हमने उस 6 GB वीरैम की लिमिट की बात की थी? बस वही वजह है। RTX 4050 की 6 GB वीरैम इस बड़े मॉडल को संभालने के लिए कम पड़ गई। ये एक दीवार की तरह है जिसे वो पार ही नहीं कर सकता। और ठीक इसी जगह पर M4 का यूनिफाइड मेमोरी वाला आर्किटेक्चर हीरो बनकर सामने आता है। क्योंकि वो सिस्टम की रैम को भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसके लिए वीरैम की कोई लिमिट है ही नहीं। वो बड़े मॉडल को आराम से लोड कर लेता है। हाँ, मानता हूं कि वो धीमा है, पर वो काम तो पूरा कर रहा है, जबकि RTX तो रेस से ही बाहर हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर काम सिर्फ मॉडल चलाना नहीं है, बल्कि मॉडल को ट्रेन करना या फाइन ट्यून करना है, तो यहां बाजी फिर से पलट जाती है। इस काम के लिए RTX 4050 की रॉ पावर आज भी बेमिसाल है। यहां स्पीड का फर्क साफ साफ दिखता है और एनवीडिया का पलड़ा भारी हो जाता है। पर देखिए, बात सिर्फ परफॉर्मेंस के नंबरों की नहीं होती। एक डेवलपर या क्रिएटर के लिए रोजमर्रा का एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। मतलब जब कोई कहीं बाहर काम कर रहा हो और चार्जिंग पॉइंट पास में न हो, तब क्या? ये सिर्फ स्पीड की नहीं, बल्कि पूरे वर्कफ्लो की बात है।
और इस मामले में दोनों मशीनों में कोई मुकाबला ही नहीं है। एक RTX लैपटॉप पर अगर AI का काम हो रहा है तो बैटरी कुछ ही घंटों में दम तोड़ देगी। हमेशा उसका भारी भरकम चार्जर साथ लेकर घूमना पड़ेगा, ऊपर से पंखों का शोर अलग। वहीं दूसरी तरफ है मैकबुक एयर। एक बार चार्ज करो और पूरे दिन की छुट्टी। हल्का, पतला और एकदम शांत, कहीं भी कभी भी काम करने के लिए परफेक्ट। तो अब आते हैं आखिरी फैसले पर, कौन बेहतर है। देखिए, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। बेस्ट लैपटॉप जैसी कोई चीज नहीं होती। सही मशीन कौन सी है, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि काम क्या है और ज़रूरतें क्या हैं। इसको आसान बना देते हैं। अगर ज़्यादातर काम मॉडल को ट्रेन करना, फाइन ट्यून करना है या फिर कूड़ा की ज़रूरत पड़ती है तो बिना सोचे समझे RTX 4050 वाला लैपटॉप सही रहेगा। लेकिन अगर काम मॉडल्स को चलाना है, AI एजेंट्स बनाना है और सबसे ज़रूरी एक ऐसी मशीन चाहिए जिसे कहीं भी ले जाया जा सके और बैटरी की चिंता ना करनी पड़े, तो मैकबुक एयर M4 एक ज़बरदस्त चॉइस है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि AI की दुनिया बदल रही है। वो पुराना नियम कि सीरियस AI काम के लिए NVIDIA GPU होना ही चाहिए, वो अब टूट चुका है। अब हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं। ये दिखाता है कि AI हार्डवेयर का भविष्य सिर्फ कच्ची ताकत में नहीं, बल्कि स्मार्ट और एफिशिएंट डिजाइन में भी है। तो अंत में सवाल ये है, आपका वर्कफ्लो क्या मांगता है, बेहिसाब रॉ पावर या फिर स्मार्ट एफिशिएंसी? इस सवाल का जवाब ही आपको अपनी सही मशीन तक ले जाएगा।